हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गार्गी मिश्रा और हम तैयारी कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम 2025 की। आज है हमारा डे 20। डे 19 में हमने कंप्यूटर का क्या अनुप्रयोग होता है पुस्तकालयों में, उस टॉपिक को ख़त्म किया था पढ़ के। कल कुछ टेक्निकल इशू के कारण आवाज़ नहीं आ रही थी। आज मैंने पूरी कोशिश की है कि आवाज़ सही से पहुँचे आप लोगों तक। तो अब हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों का प्रबंधन। सूचना केंद्रों का प्रबंधन। मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ये हमारा नया टॉपिक है, पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। मैनेजमेंट से क्या अर्थ है? हर कोई मैनेजमेंट करता है, चाहे वो अपने घर में कर रहा हो, कार्यालय में कर रहा हो। प्रबंधन हर कोई करता है कि आपके पास जो भी संसाधन है उसका आप समुचित प्रयोग कैसे कर पाए, यही प्रबंधन है। यही क्या है? मैनेजमेंट है। अगर मेरे पास एक आज व्हाइट बोर्ड है तो मैं इसका समुचित कैसे प्रयोग कर पा रही हूँ, ये क्या है? यह मेरा प्रबंधन है। या किसी के पास मान लीजिए एलईडी बोर्ड है तो वो उसका कैसे समुचित प्रयोग कर पा रहा है, तो वो क्या है? यह उसका प्रबंधन है। यानी कि आपके पास जो रिसोर्स है, रिसोर्स अर्थात कि संसाधन की जितने मतलब कि जो भी आपके पास रिसोर्स उपलब्ध है, उसके हिसाब से आप अपनी चीज़ों का कैसे व्यवस्थापन करते हैं, कैसे प्रबंधन करते हैं, यही हमारा मैनेजमेंट कहलाता है, यही हमारा प्रबंधन कहलाता है। कि आपके पास मान लीजिए कि 10 रुपये हैं तो आप उस 10 रुपये को किन किन चीज़ों पे कैसे खर्च करेंगे, वो क्या कहलाएगा? प्रबंधन कहलाएगा आपका। तो जिस प्रकार हर चीज़ में प्रबंधन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पुस्तकालय विज्ञान में भी प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो कुछ इसके हम फैक्ट्स वगैरह पे कि किसने ये शब्द दिया था, कौन से ईस्वी में ये शब्द आया, ये देखते हैं। सबसे पहले 1910 ईस्वी में 1910 ईस्वी में सर्वप्रथम लुईस ब्रडीन द्वारा वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द दिया गया था। वैज्ञानिक प्रबंधन, याद रखिएगा, प्रबंधन नहीं, वैज्ञानिक प्रबंधन किसने दिया? लुईस ब्रडीन ने 1910 ईस्वी में। ठीक है। हेनरी फ्योल को प्रबंधन का जनक माना जाता है। ठीक है, हेनरी फ्योल को याद रखिएगा। 1910 ईस्वी में लुईस ब्रडीन द्वारा वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द दिया गया सर्वप्रथम, और हेनरी फ्योल को प्रबंधन का जनक माना जाता है। ठीक है, 1910 ईस्वी में सर्वप्रथम दिया गया था। उन्नीस सौ पचास ईस्वी के बाद पुस्तकालय विज्ञान के साथ प्रबंधन शब्द जुड़ा। पुस्तकालय विज्ञान में प्रबंधन शब्द आया। ठीक है, प्रबंधन शब्द आया। ये हम इसकी उत्पत्ति देख रहे हैं प्रबंधन की। 1950 ईस्वी के बाद लाइब्रेरी साइंस में आया। और आजकल इसे वर्तमान प्रबंधन को वैज्ञानिक प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
ये यहाँ पे वैज्ञानिक प्रबंध लिखिएगा, प्रबंधन नहीं, प्रबंध है ये, लुईस ब्रडीन द्वारा। और F.W. टेलर के उपदेश और नीतियों का लगभग पर्यायवाची है। वैज्ञानिक प्रबंधन जो है वो F.W. टेलर के जो भी नीति वगैरह है उनका पर्यायवाची है। ठीक है, प्रबंधन क्या है मैंने आपको बता दिया। काम करने वालों से, इसका स्क्रीनशॉट्स ले लिया होगा आप लोगों ने, काम करने वालों से उनके क्षमता के अनुसार काम लेना। अब उनका दोहन नहीं करना है कि अगर कोई मनुष्य है तो उससे आप 12 घंटे 14 घंटे काम करवा रहे, ये नहीं होनी चाहिए। एक नियम, एक निश्चित समय होता है। तो काम करने वाले से उनकी क्षमता के अनुसार कार्य लेना ही क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, प्रबंधन का सिद्धांत, कोई निश्चित सिद्धांत इसका नहीं माना गया है। प्रबंधन के सिद्धांत को कोई निश्चित सिद्धांत नहीं मान सकते हैं। यह क्या है? मात्र एक निष्कर्ष है, अनुभव है। अलग अलग लोगों का अलग अलग निष्कर्ष और अनुभव होता है। हर्बर्ट साइमन ने इसको एक लोकोक्ति कहा है। नाम याद रखिएगा, हर्बर्ट साइमन ने प्रबंध के सिद्धांत को लोकोक्ति कहा है। हेनरी फेयोल द्वारा, ये नाम याद रखिएगा, हेनरी फेयोल। ठीक है, हेनरी फेयोल ने प्रबंध के, हेनरी फेयोल ने प्रबंध के 14 प्रमुख सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रमुख सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, किसने? हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के 14 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसमें से फर्स्ट है कार्य विभाजन। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखती जाती हूँ, साथ साथ में आप नोट करते रहिएगा। जिन लोगों को बोर्ड देखने में कठिनाई होती है, या तो वो जूम करके देख सकते हैं, या फिर जो मैं बोल रही हूँ वही मैं बोर्ड पे लिखती हूँ। तो अगर आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सुन के नोट भी करेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। अपने दिमाग को कोई एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि एलईडी बोर्ड रहता तो अच्छे से पढ़ाई होती और इस बोर्ड पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ये सब अगर आप अपने दिमाग को एक्सक्यूज़ देना शुरू करेंगे तो वह उसी तरह से काम करना शुरू होगा। तो इस चीज़ पे आप जोर देने के स्थान पर कि यहाँ पे आप एलईडी बोर्ड लगवाइए और तब पढ़ाइए, मैं प्रबंध ही कर रही हूँ। एक तरह से प्रबंधन का कार्य मैं भी कर रही हूँ कि जो मेरे पास संसाधन उपलब्ध है उसका मैं समुचित प्रयोग कर रही हूँ। तो आप लोग दिमाग को अपने कोई भी नहीं पढ़ने का कोई बहाना मत दीजिए। अगर आप इस पे नहीं देख पा रहे हैं तो जो मैं कह रही हूँ वो सुनने की कोशिश करिए और उसे नोट करने की कोशिश करिए। कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। आप में से किसी ने मुझे ये मैसेज करके नहीं बताया कि एसडीआई और सीएएस मैंने पढ़ाया है कि नहीं। अगर तो मैं समझती हूँ अगर आपने मैसेज नहीं किया तो शायद मैंने पढ़ा दिया है, क्योंकि मैं अब पूरे के पूरे 19 वीडियो को जाके मैं नहीं देखने वाली हूँ कि किसमें मैंने क्या पढ़ाया है। फिर भी एक दो वीडियो अगर अभी भी आपको लग रहा है, अगर आपने रिवाइज़ किया होगा, अगर आपको याद है कि एसडीआई और सीएएस मैंने पढ़ाया है कि नहीं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि उसकी क्लास लेनी है कि नहीं। मैंने पिछले वीडियो में ही आपसे ये बात कही थी। अधिकार एवं दायित्व, अधिकार एवं दायित्व सारा नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा कि हेनरी फेयोल ने कितने प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, तो 14 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। हो सकता है कभी 3 सिमिलर दे दे और एक कोई और नाम दे दे और कहा जाए कि हेनरी फेयोल ने निम्नलिखित में से किसका प्रतिपादन नहीं किया था। तो इस वजह से मैं सारा लिख देती हूँ ताकि आप एक बार पढ़ोगे भी तो जब क्वेश्चन एमसीक्यू के टाइप में आएंगे तो आपको क्लिक करेगा कि अच्छा ये तो इन्होंने बताया था, ये नहीं बताया था। तो अधिकार एवं दायित्व, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, थर्ड पे जाइएगा, अनुशासन, अनुशासन, डिसिप्लिन,
आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। व्यक्तिगत हित के बजाय, व्यक्तिगत हित के बजाय सामान्य हित की वरीयता, यानी कि अपना नहीं देखते हुए पूरे संस्था के बारे में सोचना, उसी को हम बोलेंगे व्यक्तिगत हित के बजाय सामान्य हित की वरीयता। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। छठा है पारिश्रमिक का सिद्धांत। पारिश्रमिक का सिद्धांत, कि क्या कैसे सैलरी मिलनी चाहिए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट्स लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पारिश्रमिक का सिद्धांत, आगे बढ़ते हैं। 6 हमने देखा है अभी, हेनरी फ्रेल के 14 प्रमुख सिद्धांतों में से 6 हमने देख लिया, बाकी के बचे 8। अभी हम आगे देखने जा रहे हैं। पारिश्रमिक का सिद्धांत हो गया था। निर्देश की एकता, निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट है केंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है। 9th है सोपान श्रृंखला, सोपान श्रृंखला, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। इसका क्या मतलब है? सोपान श्रृंखला या क्रमता का सिद्धांत इसको बोलते हैं, कि जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि ये मेरे सीनियर हैं, ये मेरे सीनियर हैं, कि पद में, कि पहले अनुचर या परिचारी, उसके बाद से एएसओज, फिर एसओज, इस तरीके से जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं पदानुक्रम या सोपान श्रृंखला। ठीक है। सीनियरिटी जिसको बोल सकते हैं। व्यवस्था, व्यवस्था यानी कि ऑर्डर। नेक्स्ट है समदृष्टि, इक्विटी, समदृष्टि, इक्विटी। कार्यकाल में स्थिरता, यानी कि ऐसा नहीं हो कि तुरंत किसी को हटा दिया काम से, कार्यकाल में स्थिरता होनी चाहिए। जैसे कैसे सरकारी कर्मचारियों का 60 साल तक है, तो वो क्या है, कार्यकाल में स्थिरता। ठीक है। कार्यकाल में स्थिरता, इधर लिख रही हूं, नोट कर लीजिएगा। 13वां है पहल, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव। कैसे कहते हैं कि ये हमारी तरफ से कोई चीज पहल किया गया, यानी कि जो पहला कदम लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पहल या इनिशिएटिव। और सबसे लास्ट है समूह भावना का सिद्धांत, समूह भावना का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट। ठीक है। समूह भावना का सिद्धांत यानी एकजुटता का, कि हम एक एज अ टीम कोई काम करते हैं, तो वो क्या है, समूह भावना का सिद्धांत। इसका स्क्रीनशॉट्स लीजिएगा। 14 सिद्धांत हो गए हमारे। इसके बाद में जो प्रमुख प्रबंधन का सिद्धांत है वो किनके द्वारा डिवाइस किया गया, प्रतिपादन, मतलब प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया ये बताऊंगी। टेबुलर फॉर्म में हम पढ़ेंगे उसको। इसका स्क्रीनशॉट्स ले लिया होगा आपने।
आगे बढ़ते हैं। SDI और CAS का मैं पूरा नाम बताती हूँ, शायद आपको याद आ जाए। वर्तमान जागरूकता सेवा, करंट अवेयरनेस सर्विस, और सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, चयनात्मक प्रसार सुविधा, प्रसारण सेवा। आप अपनी कॉपी पलट के देखिएगा, अगर ये टॉपिक हुआ है तो मैं छोड़ दूंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर नहीं हुआ होगा, क्योंकि मेरे पास नोट्स हैं लेकिन मैंने इसे पढ़ाया है कि नहीं ये मुझे रिकॉल मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। प्रमुख प्रबंधन सिद्धांत लिखिएगा, प्रमुख प्रबंधन सिद्धांत, प्रमुख प्रबंधन सिद्धांत। नाम याद रख लीजिएगा आप लोग, इधर लिखेगा प्रबंधन सिद्धांत और इधर लिखेगा प्रतिपादन कर्ता, प्रतिपादन कर्ता यानी कि डिवाइस्ड बाय, डिवाइस्ड बाय, ठीक है। सबसे फर्स्ट लिखिएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ये दिया गया था FW टेलर के द्वारा, याद रखिएगा FW टेलर। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना, अभी आपको लगेगा कि अच्छा ये तो आसान है मैंने याद कर लिया, लेकिन जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो सारे नाम आपको, आपने सब नाम पढ़े होंगे, ऐसे ऑप्शंस होंगे आपके पास, तो वो ना जाके रिजेंबल करेगा कि अच्छा ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, इसलिए इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया था। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ, प्रिंसिपल्स मैं हिंदी में ही ये करके लिख देती हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेयोल के द्वारा दिया गया था, हेनरी फेयोल, हेनरी फेयोल। तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ये दिया गया था पीटर ड्रकर के द्वारा, पीटर ड्रकर, पीटर ड्रकर के द्वारा। फोर्थ है हायरकी ऑफ नीड थ्योरी, हायरकी, हायरकी, हायरकी ऑफ नीड थ्योरी। ये किनके द्वारा दिया गया, ए मास्लो, ए मास्लो, ठीक है। और इसी से क्रिएटेड द ERG थ्योरी, और यहीं से आया क्रिएटेड द ERG थ्योरी, ERG थ्योरी का भी यहीं से उत्पत्ति होती है। थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, ये आपको मिलान करने के लिए भी दे सकता है कि इस साइड मैनेजमेंट के सिद्धांत और इधर प्रतिपादन करता ABCD और आप उसको मिलान करिए, तो ये आपको याद रहेगा। तो एक से दो क्वेश्चंस इस पे भी आपके उम्मीद है कि आ सकते हैं। नेट वगैरह में तो ये हमेशा पूछता है, DSSB में भी पूछा गया था, KVS में भी पूछा गया था। चूँकि ये बिहार का एग्ज़ाम बहुत ही नया है तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका भी पैटर्न कुछ उन एग्ज़ाम्स की तरह ही होगा। थ्योरी ऑफ, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ये किनके द्वारा दिया गया था, डी मैकग्रेगर, डी मैकग्रेगर, ठीक है।
छठा है मोटिवेशन हाइजीन एंड डेवलप टू फैक्टर थ्योरी। मोटिवेशन हाइजीन एंड डेवलप्ड टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी ये दिया गया था एफ हर्जबर्ग के द्वारा। एफ हर्जबर्ग, ठीक है, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट्स लीजिए, फिर आगे का मैं लिखवाती हूँ। एफ हर्जबर्ग के द्वारा लिया गया था ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखते हैं। सोशल रिलेशन ऑफ मैनेजमेंट। सोशल रिलेशन ऑफ मैनेजमेंट ये किनके द्वारा दिया गया था? एल्टन मायो। एल्टन मायो के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी ये किनके द्वारा दिया गया था? एडवर्ड डेकी एंड रिकार्ड रायन। एडवर्ड डेकी एंड रिचर्ड रैन, ठीक है। टेम्पोरल मोटिवेशन थ्योरी। टेम्पोरल मोटिवेशन थ्योरी ये किनके द्वारा दिया गया था? एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू के द्वारा। एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू 2007। ओके। व्रूम फॉर्मूला ऑफ मोटिवेशन। व्रूम फॉर्मूला ऑफ मोटिवेशन ये किनके द्वारा दिया गया था? व्रूम के द्वारा 1964 में। व्रूम के द्वारा 1964। ये बहुत फेमस है, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जिसके बारे में मैं थोड़ा बताती हूँ क्या था ये आया था यूएसए नेवी द्वारा दिया गया था। ये यूएसए नेवी 1985। पहले क्या होता था ना कि उत्पादक वर्ग के हिसाब से ही मैनेजमेंट की थ्योरी बनती थी कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन, जितना ज़्यादा लाभ कमा सके, उस पर सारी थ्योरी बेस्ड थी। लेकिन TQM में क्या हुआ ना कि कंज्यूमर साइड से भी देखा गया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कंज्यूमर मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि कंज्यूमर साइड से भी देखा गया कि चीज़ तो भले ही आप लाभ कितना भी कमाएं, लेकिन चीज़ों में ना क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी बेकार सी चीज़ जो है वो बिक रही है या वो मिल रहा है, क्वालिटी भी उसकी मायने रखती है। नेक्स्ट है 6 सिग्मा। ये लास्ट ही है, अब मैं इसी में लिख देती हूँ 6 सिग्मा। 6 सिग्मा बिल स्मिथ एंड माइकल जे हैरी। माइकल जे हैरी, ठीक है। माइकल जे हैरी
ये था हमारा टोटल मैनेजमेंट का सिद्धांत। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। फिर अब हम एक बहुत फेमस प्रबंधन का जो तत्व है वो हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख प्रबंधन सिद्धांत को हमने देखा। ये मिलान करने वाले सब में ज्यादा आएगा। प्रबंधन के तत्व कौन कौन से हैं? आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि प्रबंधन के तत्व कौन कौन से हैं। प्रबंधन के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, या इसको बोल सकते हैं पोस्ट कॉर्ब, पोस्ट कॉर्ब, याद रखिएगा ये पोस्ट कॉर्ब। एक मिनट, पोस्ट कॉर्ब याद रखिएगा। हेनरी फ्योल ने 1916 में सर्वप्रथम हेनरी फ्योल ने 1916 में प्रबंध के तत्वों को व्यवस्थित अध्ययन करने का काम किया। ठीक है, व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए क्या किया? उनको क्रमबद्ध किया। और उन्होंने प्रबंधन के क्या काम बताए? 5 काम बताए। इनके द्वारा प्रबंधन के कितने काम थे? 5 काम। अब प्रबंधन के 5 काम क्या क्या थे ये देखिए। नियोजन जिसको कहते हैं प्लानिंग, संगठन जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, निर्देशन जिसे हम कहते हैं डायरेक्शन, उसके बाद था समन्वय जिसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन, एंड लास्ट वन इज नियंत्रण जिसको कहते हैं कंट्रोलिंग। ये हेनरी फ्योल जी द्वारा प्रबंधन का क्रमबद्ध अध्ययन करने हेतु 5 तत्व में बांटा गया, यानी 5 तत्वों के आधार पर इसका अध्ययन किया गया। इसके बाद देखिए, ये जो हमने ऊपर लिखा पोस्ट कॉर्ब, ये इसके बाद की बात है। इसके बाद आता है ये लूथर गुलिक और उर्विक, एल उर्विक, लूथर गुलिक एंड एल उर्विक द्वारा 7 नए फलन दिए गए हैं और उसका जो एक शॉर्टकट में नाम, नए शब्द का निर्माण किया गया जिसको क्या कहा जाता है? पोस्ट कॉर्ब। अब देखिए, इसमें हर शब्द का अपना अपना महत्व है। इसी पे पूरा का पूरा प्रबंधन का सिद्धांत जो है वो टिका हुआ है। सबसे पहले
प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग जिसका अर्थ है नियोजन। फिर आता है ओ, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जिसका अर्थ है संगठन। उसके बाद है एस, स्टाफिंग, स्टाफिंग अर्थ है कर्मचारियों की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, कर्मचारी व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्था, कोई भी संस्था इसी को फॉलो करती है। डी से डायरेक्शन, डायरेक्शन, निर्देशन या निर्देश, निर्देशन। सीओ से कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इसका अर्थ है समन्वय, समन्वय। आर से रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग इसका अर्थ है प्रतिवेदन। और सबसे लास्ट में है बी, बजटिंग, बजटिंग इसका अर्थ है बजट, इसका क्या अर्थ है बजट। पोस्टकॉर प्लानिंग, नियोजन कि किस तरह से कोई काम जो है मतलब किस तरह से किसी संस्था को हम ये करेंगे और उसका उसमें किस तरह का काम होगा, क्या काम होगा, वो प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन फिर हम संगठन, कोई संगठन बनता है, फिर उसमें स्टाफ्स आते हैं, कर्मचारी व्यवस्था होती है, फिर निर्देशन मिलता है कि इस तरह से आपको काम करना है, फिर आपसी समन्वय की ज़रूरत होती है, प्रतिवेदन होता है और लास्ट में बजटिंग पे सब कुछ टिका हुआ रहता है। यही है पोस्टकॉर। मैनेजमेंट जो होता है वो इसी के सिद्धांत पर होता है, पोस्टकॉर, ठीक है। पोस्टकॉर जो है इसी के इसमें होता है। फटाफट से हम लास्ट में मानव प्रबंधन संघ, मानव प्रबंधन करके और फिर कल करेंगे आगे का। मानव प्रबंधन देख लीजिए क्योंकि मानव प्रबंधन जाना पहचाना नाम है। एचआर जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। चलिए शुरू करते हैं। मानव प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है किसी भी संस्था के लिए? मानव संसाधन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है उसका। अगर हम मानव संसाधन का प्रबंधन समुचित रूप से कर लेते हैं, सही रूप से कर लेते हैं, तो एक संस्था के लिए क्या हो जाता है, बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने मानव संसाधन का किस प्रकार से प्रबंधन करती है, यानी कि उसमें कार्य करने वाले जो लोग हैं उनका वो प्रबंधन किस प्रकार से कर रही है, ठीक है। और किसी भी जो कोई भी संस्था होती है उसका भविष्य उसके मानव संसाधन पर ही निर्भर करता है। जिस तरह के लोग वहाँ काम करेंगे वो उसी प्रकार से उन्नति करेगा या अवनति करेगा, कोई भी संस्थान हो। इसीलिए इसका प्रबंधन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। F.W. टेलर को प्रबंधन के पिता बोला जाता है। साइंटिफिक इसका F.W. टेलर को जनक कहा जाता है किसका? साइंटिफिक मैनेजमेंट का, साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिनिमम कॉस्ट पे कैसे हो मिलेगी, यही हमें बताता है। मिनिमम एफर्ट, मिनिमम ट्रेनिंग टाइम, उससे कैसे हमें मैक्सिमम मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिलेगी, यही साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर साहब द्वारा कहा गया था। और इन्होंने एम्प्लॉय रिलेशनशिप पर भी जोर दिया था। एम्प्लॉयर रिलेशन, इसका अर्थ है कि जो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर यानी कि जो जहाँ काम कर रहा है वहाँ का जो
इस एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को क्या बोलते हैं, जो कर्मचारी है और जो नियोक्ता, हाँ नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में कैसा संबंध है, इस पे भी F.W. टेलर जी ने जोड़ दिया था कि इस पर भी प्रबंधन निर्भर करता है, उनके बीच में जैसा संबंध रहेगा उस तरह से वो संस्था कार्य करेगी। तो सबसे पहले मानव प्रबंधन में सबसे पहले होती है भर्ती, जो अभी हमारी होनी है लाइब्रेरियन वाली, जिसको हम कहते हैं भर्ती, रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहला काम होता है कि जो आपकी संस्था की कार्यशैली है, जिस तरह का कार्य वहाँ पर किया जाता है, उसमें किस तरह के लोग फिट बैठेंगे। जैसे कि पुस्तकालय में किस तरह के लोग फिट बैठेंगे, जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस कर रखा हो, तो उस तरह से सबसे पहले चुनाव होता है, ठीक है, यानी कि भर्ती होती है। अब क्या हुआ कि हम लोग भर्ती हो गए, हम लोग लाइब्रेरियन बन गए, उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नए लोग आ गए। उसके बाद शुरू होता है उनका प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। अब डायरेक्ट ऐसे तो कोई काम नहीं करेगा, पता होना चाहिए उसे कि क्या काम करना है। तो क्या दिया जाता है, हर संस्था अपने कार्य कि उनका जो कार्य का प्रारूप क्या है उस हिसाब से प्रशिक्षित करता है। जैसे कि आप भी जब लाइब्रेरियन बनेंगे तो एक तरह से टीचर वगैरह को तो प्रशिक्षण पहले ही मिल जाता है, बीएड करके एज अ लाइब्रेरियन आपको भी लाइब्रेरी साइंस का आपने प्रशिक्षण ले रखा है ऑलरेडी। लेकिन फिर भी उसके बाद जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी, भर्ती हो जाएगी, तो एक प्रकार का आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको काम कैसे करना है। उसके बाद कार्य विश्लेषण, कार्य विश्लेषण। कार्य विश्लेषण में क्या होता है कि जब जैसे अब आप कर्मचारी तो बन गए, अब आपको कोई काम असाइन किया गया, उसके बाद आपने उस काम को कैसे किया उसका विश्लेषण किया जाता है। यानी कोई भी जो ऑफिस है वहाँ पे उनको पहले काम बांटा जाता है, फिर वो किस तरह से करना है, किस तरह से करते हैं, उसका विश्लेषण होता है। उसके बाद प्रदर्शन मूल्यांकन, जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इसको लिखेगा जॉब एनालिसिस, कार्य विश्लेषण को जॉब एनालिसिस, और ये है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है कि पहले तो आपका कार्य विश्लेषण किया गया और आपने कार्य कैसा किया गया, आपका कार्य प्रदर्शन कैसा रहा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। प्रदर्शन मूल्यांकन, उसको रेटिंग की जाएगी, उसका मूल्यांकन किया जाएगा, आकलन किया जाएगा कि आप कैसा काम कर रहे हैं, तो वो आता है प्रदर्शन मूल्यांकन के अंतर्गत। और उसके बाद होता है प्रेरणा, मोटिवेशन। कितनी बार ना जो काम ट्रेनिंग नहीं करवा पाता है वो मोटिवेशन कर देता है, तो कर्मचारियों को प्रेरणा दी जाती है कि किस तरह से काम होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं मोटिवेशन। तो यही है मानव संसाधन, रिक्रूटमेंट हुआ, फिर प्रशिक्षण हुआ, कार्य विश्लेषण, कार्य कैसे किया गया उसका फिर मूल्यांकन हुआ, और उसके बाद उन्हें मोटिवेशन भी दिया जाता है। मोटिवेशन के रूप में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि उनका मोटिवेशन क्या है, कि उनको अच्छा काम करने से उनको क्या प्रमोशन मिलने वाला है या सैलरी हाइक मिलेगी उनको, इस तरह से, तो वो उनके लिए प्रेरणा का काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज संसाधन पुस्तकालय प्रबंधन को पढ़ा, जिसके अंतर्गत मानव संसाधन को हमने पढ़ा, मानव संसाधन प्रबंधन को, प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत किनके द्वारा कौन से दिए गए, ये सब हमने देखा है। अगर इस कक्षा से रिलेटेड कोई भी आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। आशा करती हूँ कि आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी। और हाँ, आप लोग लाइब्रेरी साइंस तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ में अपना जो एक और पेपर आपका होने वाला है उसको भी आप साथ में पढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि दो जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, जीके वगैरह से भी क्वेश्चंस आएंगे। अभी एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तो क्लियर हो जाएगा कि स्टैट में किस तरह का प्रारूप रहेगा, तो साथ साथ में आप वो भी करते जाइएगा। लूसेंट की किताब आई थिंक जनरल साइंस के लिए बहुत सही रहती है, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस आपको रिवीजन की ज़रूरत है तो आप लूसेंट वगैरह ले लेंगे, या क्राउन की आती है वो किताब आप ले लेंगे तो आपका जनरल स्टडीज़ के लिए वो अच्छा रहता है। ठीक है, बाकी तो एक बार नोटिफिकेशन आ जाए फिर हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।